दोस्तों, आज कारगिल दिवस है और सबसे पहले मैं जो हमारे 527 सोल्जर्स जो वीर गति को प्राप्त हुए थे कारगिल वॉर में, उनको मैं और अपने जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से श्रद्धांजलि करता हूं और हाथ जोड़ के नमन करता हूं। तो दोस्तों, ये कारगिल वॉर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसका मकसद क्या था, कौन जीता, कौन हारा और उसका पाकिस्तान और इंडिया पे क्या असर हुआ, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिटेल्स में जाने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कारगिल की कहानी शुरू होती है 1999 में फरवरी के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर यात्रा पे गए थे बस से, और उनके साथ इंडिया के कई डिग्नेटरीज थे जिसमें देवानंद भी थे, महेंद्र कपूर भी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का मकसद केवल एक था कि जो दुश्मनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो एक तरीके से ख़त्म हो जाए, ट्रेड शुरू हो और एक दूसरे के कंट्रीज में आना जाना लोगों का शुरू हो और बॉर्डर शांत हो। ये उनका मकसद था जाने का और उन्होंने वो मकसद पूरा भी किया। वहां पे गए, इवन वो मीनारे पाकिस्तान में गए और वहां पे नोटबुक पर उन्होंने लिखा है कि हम आपको मन से कबूल करते हैं। नाउ पाकिस्तान इज ए डिफरेंट कंट्री एंड इंडिया इज ए डिफरेंट कंट्रीज, और हम एक अच्छे पड़ोसियों के तरीके से साथ में रहेंगे। अब ये चीज परवेज मुशर्रफ को पसंद नहीं आई, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे लाहौर यात्रा पे, तो मुशर्रफ ने उनको सैल्यूट करने को मना कर दिया। और यहां से होती है कारगिल की शुरुआत, क्योंकि मुशर्रफ जानते थे कि पाकिस्तान की आर्मी को जिंदा रखने के लिए एक दुश्मन की जरूरत है, और नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा ना हो कि लोगों के दिल से दिल मिल जाएं और पाकिस्तान आर्मी कहीं की ना रहे। इन्होंने क्या किया, इन्फिल्ट्रेशन कराया कारगिल की पढ़ाई पे। और कारगिल पे जाने का उनका मकसद केवल एक था कि जो NH1 है उसको तोड़ दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो रसद जाती है इंडिया से कश्मीर, वो नहीं जा पाएगी, तो वो इस तरीके से कश्मीर को भी हासिल कर लेंगे। क्या बेवकूफी के प्लान था, मुझे समझ में नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, कारगिल में देखिए हमारा और पाकिस्तान का एक पैक्ट था कि जब गर्मी होती थी तो वहां पे बंकर्स हैं, तो इंडिया के सोल्जर्स उन बंकर्स में चले जाते थे, और जब बहुत ठंडक हो जाती थी तो वो उतर आते थे, क्योंकि वो वहां पे बहुत टेम्परेचर डाउन रहता था। अब इन्होंने क्या किया कि इंडिया को बिना बताए उन्होंने फरवरी, मार्च और मई के महीने में अपने सैनिक को ऊपर भेज दिया कारगिल में और बंकर्स में। अब जब इंडिया को पता चला, गाय चराने वाले जो होते हैं ग्वाले, उनसे पता चला कि ये लोग तो कोई अलग से लोग हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तब इंडिया की आर्मी को पता चला कि यार ये तो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आ गए। और पाकिस्तान ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, हम तो वहां पे नहीं है, और ये तो मुजाहिदीन होंगे जो वहां पे गए होंगे, पाकिस्तानी फौज के तो कोई आदमी है नहीं। अब देखिए, वो लोग हैं कारगिल के ऊपर और इंडिया की फौज है कारगिल के नीचे। जो नीचे वाले हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ऊपर से टैंक्स चलाना या बंदूकें चलाना ज़्यादा इजी होती है, और नीचे वालों को तो पूरा चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर तक ये काम करने के लिए। लेकिन मैं अपने फौज को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर कर दी, और उसमें सबसे ज़्यादा काम आए हमारे बोफोर्स। इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ कर दी। क्या पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ था कि उसको ये नहीं लगा कि इंडिया एयरफोर्स यूज कर लेगा, टैंक्स यूज कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमने तो ये कहा हुआ है कि यहां पे मुजाहिद है, आर्मी तो है ही नहीं। कमाल की अकल थी। एनीवेज, तो ये युद्ध समाप्त हुआ। इसमें 527 इंडिया के सोल्जर्स की डेथ हुई, और पाकिस्तान का अभी तक नंबर पता नहीं चला कि कितने लोग एग्जैक्टली डेथ हुई है, लेकिन नवाज शरीफ बोलते हैं 2500 मरे हैं,
और उनके पत्रकार हैं और उनके जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं वो संख्या 3,500 तक जा सकती है। और वो इसलिए गई क्योंकि यहां से बोफोर्स टैंक्स उन्होंने दाग दिए। अब टैंकर्स के ऊपर 1 2 3 4 अगर बम पड़ेंगे तो टैंक वो कब तक बंकर काम करेगा। तो इसलिए जब उनकी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई तब मुशर्रफ गए नवाज शरीफ के पास कि भैया ये वार रुकवा दो। और ये वार रुकवाने के लिए फिर नवाज शरीफ गए बिल क्लिंटन के पास और कहा सर ये वार रुकवा दीजिए। बिल क्लिंटन ने क्लियर कट बोला कि मैं इंडिया से तब बोलूंगा जब आप अनकंडीशनली अपनी पूरी फौज वहां से निकाल लेंगे उसके बाद, और ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपकी फौज थी। दोनों चीज एक्सेप्ट की गई और नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया और हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हम अपनी फौज को वापस ले जाते हैं। अपनी फौज को वो वापस ले गए। लेकिन मुशर्रफ इतना कमीना था, उसके बाद कह रहा है कि हम तो जीतने वाले थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जाके खेल बिगाड़ दिया और माफी मांग ली। इस तरीके के लोग होते हैं जिनका कोई ईमान धर्म ही नहीं है। एनीवेज, इंडिया चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, कश्मीर ले सकता था क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया के साथ थी, लेकिन इंडिया ने यह काम नहीं किया और उनको जाने दिया वापस। इवन उनकी बॉडीज, ये दुनिया को पता है, इन्होंने एक्सेप्ट करने को मना कर दिया था पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान फौजी है ही नहीं। मतलब ऐसी फौज जो कि अपने सैनिकों को लेने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि हमारे है नहीं, आप कहीं भी करना हो तो कर दो, दफनाना हो दफना दो कहीं पर भी। ऐसे लोग कभी कोई सोच सकता है? एनीवेज, तो इस तरीके से ये वॉर खत्म हुई और उसके बाद ये जो बेसिकली उसका रिजल्ट जो निकला, रिजल्ट ये निकला कि इंडिया की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में हो गई कि 2 महीने के अंदर, मई जून जुलाई, 2.5 महीने के अंदर पूरी पाकिस्तानी फौज की ऐसी की तैसी कर दी इंडियन फौज ने। इनकी कैपेबिलिटी, जबकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियरली आर्म्ड हैं, लेकिन इंडिया ने इसका डर नहीं माना और भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा है जैसे 1971 में मारा था। बस पैंट नहीं उतारी जैसे 71 में उतारी थी, क्योंकि वो सरेंडर था। ये चाहते तो कारगिल में भी सरेंडर करवा सकते थे, लेकिन ये तो इंडिया फौज की इंसानियत थी और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इंसानियत थी कि जो उन्होंने सरेंडर करने को नहीं बोला और कहा कि चलो ठीक है, सीज फायर हम मान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो दिवस है उसको विजय दिवस माना जाता है और आज उसकी 25वीं सालगिरह है। और इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और वो द्रास में जाएंगे और उसके साथ साथ वहाँ पे जो आर्मी के जवान जिनकी डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलियाँ अर्पित करेंगे जाके वहाँ पे। और जो अवार्ड्स वगैरह कुछ होते हैं वो भी वहाँ पे दिए जाते हैं और वहाँ पे जो वार मेमोरियल्स होते हैं वहाँ पे मोदी जी जाएंगे और जिन लोगों ने, जिन सोल्जर्स ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और बहुत सी सेरेमनीज वहाँ पे होती हैं। बेसिक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध से पाकिस्तान को पूरी दुनिया एक रोग स्टेट मानने लगी है कि इनमें तो कोई समन्वय नहीं है आपस में, आर्मी में और सिविल जो उनकी लीडरशिप है उसमें। सिविल लीडरशिप दोस्ती करना चाहती है इंडिया के साथ और आर्मी दोस्ती नहीं करना चाहती, तो ये तो किसी हद तक चले जाएंगे। और दुनिया ने ये मान लिया है कि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिस पे कभी विश्वास किया नहीं जा सकता, ये कभी कुछ भी कर देगा, क्योंकि वहां पे डिसीजन एक आदमी ले रहा है, आर्मी चीफ है, वो डिसीजन ले रहा है कि क्या करना है।
इंडिया पे अटैक करना है कर दो, न्यूक्लियर बम मारना है मार दो, उनका क्या जाएगा। आजकल तो इंडिया को यह भी सोचना है ये कल कि पाकिस्तान का जाएगा क्या, पाकिस्तान में है क्या खोने के लिए, कुछ खोने का नहीं है, इंडिया में बहुत कुछ है खोने के लिए। इसलिए इंडिया को ये चीज सोचनी है रियली कि वहां पे एक पागल आदमी है, आसिम मुनीर वैसे ही बहुत बड़ा पागल है, और कभी भी कोई डिसीजन ले लिया कि यार इंडिया तो इतना आगे जा रहा है, अब हम क्या करें, तो कहीं न्यूक्लियर बम मार दे या कारगिल टाइप की चीज दोबारा शुरू कर दे, जो शुरू शुरू में अभी उन्होंने शुरू की है आपका जम्मू रीजन में, जो आपने डोडा में देखा, कठुआ में देखा, ये शुरुआत कर रहा है ये, और वो चाह रहा है कि इंडिया थोड़ा सा रिटेलिएट करे आगे तो हम ज्यादा रिटेलिएट करें, क्योंकि वहां की पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक आर्मी के बहुत अगेंस्ट हो गई है, और पब्लिक को अपने साथ करने का केवल एक रास्ता है उनके पास आज कि इंडिया से कोई हल्की फुल्की जंग कर लें। पब्लिक भूल जाएगी उस वक्त की आर्मी, उनका जो आज हालत है, जो कंडीशन है, जो सड़क पे पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी है, ये वो पब्लिक भूल जाएगी और उसको पूरी पब्लिक वार के पीछे लग जाएगी। और ये हमको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ये चीज समझ रही है, नहीं तो कठुआ हमले के बाद हम सोच रहे थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक और होगी, जो नहीं हुई उसका रीजन हमको लगता है कि यही है कि पाकिस्तान के पास आज के दिन में खोने के लिए कुछ नहीं है और इंडिया के पास सब कुछ है, तो नुकसान इंडिया का ज्यादा होगा, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा इसमें। तो कारगिल एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। बेसिकली ये जो 71 में विभाजन हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, मैं कहता हूं कारगिल एक उतनी ही बड़ी कैलेमिटी थी पाकिस्तान के लिए, उतनी ही बड़ी। 71 वॉर में क्या हुआ, पाकिस्तान को अपना नुकसान हुआ कि उसका देश दो भाग में टूट गया, लेकिन कारगिल में क्या हुआ, कारगिल में हुआ कि उसने, पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी पूरे वर्ल्ड के सामने, और इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा ली पूरे वर्ल्ड के सामने। लेकिन इस क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में हमारे 527 फौजी अब इस दुनिया में नहीं है, ये चीज देखने के लिए कि इंडिया आज कितना डेवलप कर गया है। और ये ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, 25 साल, जो 25-30 साल के हमारे फौजी थे वो आज आर्मी में 50-55 साल के होते, स्टिल वो आर्मी में सर्व कर रहे होते और वो देख रहे होते कि इंडिया कितना प्रोग्रेस कर गया है और पाकिस्तान धरातल गया, धरातल से नीचे चला गया है, केवल एक रीजन से कि उन पे कोई विश्वास नहीं करता। मैं तो कहता हूं वो खुद एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। अब इस पे मैं बात करना शुरू करूंगा तो ये आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं फिर एक बार अपने और अपने दर्शकों के तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं उन योद्धाओं को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और उन्होंने कारगिल के वॉर में वीरगति प्राप्त की है और देश का सम्मान बढ़ाया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो दोस्तों आज मैं यही समाप्त करता हूं और कल फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए